हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के 100 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले भी सोशियोलॉजी की एक वीडियो आपको बनाई है, अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम सभी सब्जेक्ट्स जो आपके टीजीटी आर्ट्स से रिगार्डिंग रहने वाले हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। डेली आपके लिए एक वीडियो जो है वो लाई जाती है जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होते हैं। जिसमें सोशियोलॉजी में हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें बेसिक 50 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए, लेकिन हम आज जो है आपके पॉइंट नंबर 3 से लेके आपका पॉइंट नंबर 6 तक के जो टॉपिक्स है इसमें, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम आपके लिए इसमें डिस्कस करेंगे। आपकी ये जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जो एचपीआरसी ने जारी किया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है वो चीज़ों को समझेंगे क्या कुछ है। सभी सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यू होंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है वो लाए जाएँगे और आपके लिए एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपने सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, फ्री का काम है। बाकी आपने देखते जाना है, आपका ही इसमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फटाफट से जो है वो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो अर्थ, इतिहास, प्रकृति और महत्व जो कि आपका समाजशास्त्र है उससे रिलेटेड जो है वो 1 से 20 क्वेश्चन जो है ये आपके रहने वाले हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि पिछली वीडियो से भी रिपीटेड हो, जो आपका फादर ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जो है वो इसमें हो सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि जो सोशियोलॉजी शब्द है वो किस वर्ष गढ़ा गया था? तो ये आपका 1839 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1839 में समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी शब्द जो है वो गढ़ा गया था। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन, समाजशास्त्र के जो जनक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था। तो अगस्त कॉम्टे जो है वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है, आपको पता है, सोशियस और लोगोस से। तो ये जो 2 शब्द है ये 2 अलग-अलग भाषाओं के शब्द हैं। तो ये किन-किन भाषाओं से लिए गए हैं? तो जो सोशियस है ये आपका है लैटिन वर्ड, और जो आपका लोगस है ये आपका ग्रीक वर्ड है। ये आपको याद रखना है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। किसने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? तो ये ऑगस्ट कॉम्टे जो है आपके इसके जनक है, उन्होंने ही ये कहा था। फिर है आपका, किसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविका वाक्यांश का प्रयोग किया और किसे समाजशास्त्र में लागू किया? इसे सॉरी। तो ये है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी जिसने समाजशास्त्र के उदय के लिए बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की? तो 1789 में जो है वो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार हो सकता है कि जो आप क्वेश्चन इधर सोशियोलॉजी में पढ़े वो हिस्ट्री में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सोशियोलॉजी से रिलेट कर जाए। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं तो आपको सारे जो है वो ध्यान से पढ़ना है, कहीं भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। फिर आपका नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो जो आपका सोशियोलॉजी है वो एक सामाजिक विज्ञान है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किसने कहा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, इमाइल डरखेम, ये इनका नाम है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। समाजशास्त्र की शुरुआत मुख्य रूप से किन 2 प्रमुख क्रांतियों के बौद्धिक संकट के कारण हुई? तो ये एक तो हमने अभी-अभी बात की, फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा आपका औद्योगिक क्रांति, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधारणा का अर्थ है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक घटनाओं के क्या है, यानी कि व्हाट इज से संबंधित है, ना कि क्या होना चाहिए से? तो ये इसमें आपका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य तटस्थता से, यानी कि वैल्यू न्यूट्रलिटी से। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज के अध्ययन के लिए, जो आपका फेयरस्टेन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो फेयरस्टेन होती है, जर्मन वर्ड है ये, समझदार समझ पद्धति पर जोर दिया? तो ये मैक्स वेबर ने दिया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो समाजशास्त्र आपका मानव समाज और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी कि समाजशास्त्रीय कल्पना की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये आपकी सी राइट मिल्स ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। समाजशास्त्रीय कल्पना व्यक्ति की निजी परेशानियों को किससे जोड़ने में मदद करती हैं? तो ये सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों, यानी कि पब्लिक इश्यूज से रिलेटेड है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए किसने अधिकतम प्रयास किए? तो ये जो हमने अभी भी पढ़ा था इनके बारे में, इमाइल डर्कहेम जो है ये आपके ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कौन सा दृष्टिकोण समाज को जटिल
भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है जो स्थिरता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। तो ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने सामाजिक तथ्यों की अवधारणा दी और समाजशास्त्र में इसके अध्ययन पर जोर दिया? तो ये भी आपका सेम ही है। इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वैसे वो ईमेल डकहाइम करके होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नाम है थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है प्रोनाउंस। ये एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशियोलॉजी में इनके बारे में जानना। फिर नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्रांति का समाजशास्त्र के उदय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति से जो है वो इसने बड़े सामाजिक उथल-पुथल, वर्ग संघर्ष और शहरीकरण को जो है वो जन्म दिया, जिससे अध्ययन की आवश्यकता हुई। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका समाजशास्त्र को एक मूल्य मुक्त विज्ञान बनाने पर किसने जोर दिया? वैल्यू फ्री साइंस, तो ये मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने कि सोशल फिजिक्स कहा है, तो ये अगस्त कॉम्टे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। फिर आपका है क्षेत्र और विषय वस्तु से संबंधित आपके 15 क्वेश्चन होंगे आगे के। निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिकोण मानता है कि समाजशास्त्र का दायरा सीमित और विशिष्ट होना चाहिए? तो ये ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट स्कूल स्वरूपवादी संप्र नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट स्कूल के समर्थक समाजशास्त्री कौन थे? तो ये आपके जॉर्ज सिमेल थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कौन-सा स्कूल सामाजिक संपर्क के रूपों जैसा प्रतिस्पर्धा, अधीनता और सहयोग पर जोर देता है, ना कि उसके सार पर? तो ये आपका जो विशिष्ट स्कूल है वो आपका प्रतिस्पर्धा, अधीनता और सहयोग पर जोर देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिकोण मानता है कि समाजशास्त्र एक सामान्यीकृत विज्ञान है और इसे सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए? तो ये सिंथेटिक स्कूल जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको हो सकता है कि ये जो सब्जेक्ट है पब्लिक एड हो गया या सोशियोलॉजी हो गया थोड़ा-सा बोरिंग लगे, क्योंकि आप पहली बार अगर इसको पढ़ रहे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको ये थोड़ा-सा बोर कर सकता है। सिंथेटिक स्कूल के समर्थक समाजशास्त्री कौन थे? तो पीए सोरोकिन जो है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है? तो जो समाजशास्त्र का इतिहास के संबंध है, तो इतिहास अतीत के विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सामान्य सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये इसका संबंध है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जब समाजशास्त्र बहुत अधिक ऐतिहासिक हो जाता है तो वह समाजशास्त्र नहीं रहता, और जब इतिहास बहुत अधिक समाजशास्त्रीय हो जाता है तो वह इतिहास नहीं रहता। तो ये बात जो है वो किसने कही थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रेडक्लिफ ब्राउन ने ये बात जो है वो कही थी। काफ़ी अच्छी बात जो है वो इन्होंने कही है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है? तो ये दोनों जो है वो अंतः संबंधित है। मनोविज्ञान व्यक्ति व्यवहार को समझने के लिए जो है वो सामग्री प्रदान करता है, जबकि सामाजिक संदर्भ में समाजशास्त्र कहलाता है। तो ये आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का उपयोग करके सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाली जो शाखा है वो उसे जो है वो क्या कहा कहा जाता है? तो ये आपका सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो उसे कहा जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट है समाजशास्त्र और नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के बीच में जो है वो क्या संबंध है? तो जो आपका एंथ्रोपोलॉजी है वो पारंपरिक रूप से छोटे गैर साक्षर समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र आपका आधुनिक समाजों का। लेकिन अब दोनों में जो है वो अंतर जो है वो काफ़ी धुंधला जो है वो हो गया है। ये है इनका कहना। जो आपका एंथ्रोपोलॉजी है यानी कि नृविज्ञान की वह शाखा जो समाजशास्त्र के सबसे करीब है वो कौन-सी है? तो वो आपका है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक नृविज्ञान। फिर आपका समाजशास्त्र के दायरे में क्या शामिल है? तो ये समाजशास्त्र के दायरे में सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रियाएँ, सामाजिक संस्थान, ये जो है वो सभी सामाजिक शास्त्र के दायरे में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने दावा किया कि इतिहास एक अतीत का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र एक वर्तमान का इतिहास है? तो ये हैरी एल्मर बार्नर ने जो है बार्नस ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नृविज्ञानी ने भारतीय जनजातियों पर महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अध्ययन किए? तो ये जीएस घुर्रे, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। समाजशास्त्र एक वर्गीकरण विज्ञान है। इस विचार का समर्थन जो है वो किसने किया था? तो ये लेस्टर एफ वार्ड ने जो है वो किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब आपके क्वेश्चन है मूल अवधारणाओं से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है किसने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? तो मैक्लेवर एंड पेज ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसमें यही चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा समाज की अनिवार्य विशेषता नहीं है? तो ये इसमें भौतिक समानता जो है वो एक अनिवार्य
विशेषता नहीं है, बाकी तीनों ये हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन समुदाय की आवश्यक विशेषता है? तो ये सामुदायिक भावना जो है इसकी समुदाय की आवश्यक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का एक उदाहरण है? तो गाँव जो है समुदाय का एक उदाहरण है, बाकी तो ये सभी नहीं है। लोगों का एक समूह जो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से संगठित होता है, क्या कहलाता है? तो वो संघ कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शादी की संस्था, संपत्ति की संस्था और शिक्षा की संस्था किसके उदाहरण हैं? ये सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संस्थाएं क्या है? तो कुछ प्रमुख सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए स्थापित, स्वीकृत और प्रतिमानित व्यवहार विधियां जो है ये आपकी सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एक बच्चे को प्राप्त होने वाली जो आपकी परिस्थिति यानी कि स्टेटस जो जन्म से ही निर्धारित होती है, जैसे जाति या लिंग, क्या कहलाती है? तो ये आपका प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परिस्थिति के साथ जुड़े सभी भूमिकाओं का कुल योग क्या कहलाता है? तो ये रोल सेट यानी कि भूमिका सेट आपका ऑप्शन सी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक भूमिकाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई का अनुभव होना क्या कहलाता है? तो ये भूमिका संघर्ष यानी कि रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पद क्या दर्शाते हैं? तो ये अर्जित परिस्थिति कहलाती है, अचीव्ड स्टेटस। नेक्स्ट है आपका, किसने गैसेल शाफ्ट और गैमिन शाफ्ट के बीच अंतर किया, जो क्रमशः आधुनिक और पारंपरिक समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये आपका फेर्डिनेंड टॉनिस जो है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर है, वह संस्था जो मानव जीवन के जैविक अस्तित्व और सामाजिकरण की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वो परिवार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक औपचारिक और नौकरशाही संगठन किसका उदाहरण है? ये आपका सेकेंडरी ग्रुप का है, द्वितीयक समूह का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को एक एक ही परिस्थिति की विभिन्न भूमिकाओं को निभाने में तनाव का अनुभव होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो भूमिका तनाव उसे कहते हैं, रोल स्ट्रेन उसे कहा जाता है। किसने तर्क दिया कि समाज 3 चरणों से होकर गुजरता है, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक? तो ये ऑगस्ट कॉम्टे जो है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं की विशेषता है? तो अमूर्त व्यवहार विधियां जो है ये आपकी संस्थाओं की विशेषता हैं। नेक्स्ट है, वह सामाजिक समूह जिसमें हम की भावना प्रबल होती है, उसे क्या कहते हैं? तो अंतर समूह जो है वो उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। फिर है आपका, समाज की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई क्या है? तो परिवार जो है वो आपकी सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। एक व्यक्ति द्वारा अन्य लोगों को यह बताने के लिए कि समाज में कहाँ फिट होते हैं, किसका उपयोग किया जाता है? परिस्थिति का यानी कि स्टेटस का। फिर आपकी अवधारणाओं से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को सीखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या है? तो मीडिया जो है, सॉरी, परिवार जो है इसकी राइट आंसर जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी जो है वो परिवार है, आप सभी को पता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति एक नए सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है और नए व्यवहार और मूल्यों को सीखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुनः समाजीकरण यानी कि रीसोशलाइजेशन। फिर आपका है, किसी समाज की भौतिक और गैर भौतिक दोनों उपलब्धियां क्या बनाती है? तो संस्कृति बनाती है, कल्चर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कपड़े, औजार और मशीनें किसके उदाहरण हैं? तो ये भौतिक संस्कृति के जो है वो उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑकबर्न ने किस अवधारणा का उल्लेख तब किया जब भौतिक संस्कृति गैर भौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से बदलती है? तो ये सांस्कृतिक विलंबन जो है, ऑप्शन बी आपका कल्चरल लैग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों और सामाजिक
संस्थानों में परिवर्तन जो है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। फिर आपका सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय कारक जो है वो क्या है? तो जनसंख्या का आकार और संरचना इसका जो है वो सबसे बड़ा कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का तकनीकी कारक है? तो औद्योगिकीकरण जो है वो इसका तकनीकी कारक है सामाजिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए संघर्ष सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स जो है वो ये संघर्ष सिद्धांत से संबंधित हैं। प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा किसने दी थी? तो ये आपके C.H. कूले ने दी थी। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने कल भी मतलब इसकी पहली वाली वीडियो जो है वो सोशियोलॉजी की उसमें भी डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो आपका एक बड़ी कंपनी के कर्मचारी जो है वो प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। एक समूह जिसके साथ एक व्यक्ति तुलना करता है कि जिसके मापदंडों और मूल्यों को अपनाना चाहता है क्या कहलाता है? तो ये आपका संदर्भ समूह कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह समूह जो आकार में बड़ा होता है, औपचारिक संबंध रखता है और विशिष्ट उद्देश्यों पर केंद्रित होता है, तो वो द्वितीयक समूह जो है वो कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने समाजीकरण को आजीवन प्रक्रिया कहा है? तो ब्रिम ने कहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सांस्कृतिक तत्वों को अपनाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको सांस्कृतिक प्रसार जो है वो कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ऑसवर्ड स्प्लेंगर जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। मैं और मुझे की अवधारणा के माध्यम से आत्म के विकास की व्याख्या किसने की? तो G.H. मेड ने जो है की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अस्पताल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो ये द्वितीयक समूह है यानी कि सेकेंडरी ग्रुप का। किसने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में लाइट सर्कुलेशन अभिजात वर्ग का परिसंचरण की अवधारणा दी? तो ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपके हैं भारत के समाज और भारत एक बहुल समाज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पे। विविधता में एकता वाक्यांश का प्रयोग भारत के संदर्भ में सबसे पहले किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन ये बन जाता है। भारत को एक बहुल समाज क्यों कहा जाता है? तो विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों और संस्कृति के सह अस्तित्व के कारण जो है ये बहुल समाज जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय समाज के पारंपरिक आधार का सबसे प्रमुख पहलू क्या है? तो जाति व्यवस्था जो है इसका पारंपरिक आधार है। फिर आपका जाति व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो ये है आपके अंतर्विवाह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाति व्यवस्था में एक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? तो जन्म पे आधारित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बहुल समाज की एक विशेषता क्या है? सांस्कृतिक विशेषता सांस्कृतिक विविधता जो है इसकी एक बहुल समाज की विशेषता है। फिर आपका किस अवधारणा का उपयोग एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सांस्कृतिक तत्वों को अपनाए जाने का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका सांस्कृतिक प्रसार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। भारतीय समाज में अनेकता में एकता की भावना को कौन सा कारक बढ़ावा देता है? तो ये आपका साझा सांस्कृतिक परंपराएं और धार्मिक सहिष्णुता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की पारंपरिक आधार की विशेषता है? तो पदानुक्रम जो है इसकी हायरार्की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी जो भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति के सदस्य किस जाति के रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाते हैं? उच्च जाति की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्न में भारत में जनजातियां सामाजिक रूप से किस समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं?
तो ये पृथक समुदाय का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वृहद परंपरा और लघु परंपरा की अवधारणा का अध्ययन किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। भारतीय समाज में धार्मिक और भाषाई विविधता के बावजूद पूरे देश में कुछ सामान्य विश्वासों और प्रथाओं का अस्तित्व किसका संकेत है? तो ये आपका है सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारतीय समाज में वर्ण प्रणाली में पारंपरिक रूप से कितने मुख्य विभाजन थे? तो ये आपके 4 थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का एक पारंपरिक कार्य क्या रहा है? तो उत्पादन और उपभोक्ता की एक इकाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सिद्धांत ने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था का उदय विभिन्न नस्लीय समूहों के मिश्रण से हुआ? तो नस्लीय सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज में पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा किस संस्था के साथ निकटता से जुड़ी है? तो जाति से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। किसने भारतीय समाज में प्रभावी जाति की अवधारणा दी? एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो धार्मिक विचारों और प्रथाओं का तर्क संगता से प्रतिस्थापन। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत की भाषाई विविधता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका भारत में सैकड़ों भाषाओं और बोलियां हैं जो देश को एक बहुभाषी समाज बनाती हैं। तो ये एक ही भाषीय विविधता के संबंध में है। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बहुल समाज की विशेषता नहीं है? तो सांस्कृतिक एकरूपता जो है ये आपकी बहुल समाज की विशेषता नहीं है। किस भारतीय समाजशास्त्री ने परंपराओं के आधुनिकीकरण की अवधारणा दी? तो योगेंद्र सिंह ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में क्षेत्रवाद किसके कारण पनपता है? भाषाई, संस्कृति, ऐतिहासिक पहचानों का संयोजन जो है वो इसके द्वारा जो है वो क्षेत्रवाद जो है वो पनपता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति और वर्ग के बीच संबंध के संदर्भ में क्या सत्य है? तो जाति की कठोरता कम हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसका महत्व है और वर्ग गतिशीलता बढ़ रही है। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए। काफ़ी लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज भी होती है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को जो है अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो मैं भी इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे भी थोड़ी-सी दिक्कत जो है वो इसको पूरा करने में होती है। लेकिन आप सभी के लिए जो है वो हम भी प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपने सब्जेक्ट को पहले पढ़ा है तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी होगा समझना। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं ये 1-2 बार जो है वो इसका रिवीज़न करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आपकी जो माइंड में ये चीज़ें हैं वो बैठ जाएगी कि किसने क्या किया था, क्या चीज़ें किससे रिलेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और ब्रीफ में हम तब जाते हैं अगर हम टॉपिक वाइज़ किसी एक पर्टिकुलर जो टॉपिक पे डिस्कशन करते तो रहता उसमें। लेकिन एमसीक्यू में अगर हम इसमें जाएँगे, एक तो हम 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, और अगर हम ब्रीफ में हर क्वेश्चन को डेप्थ में जाएँगे समझने, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो समय लग जाएगा। तो हमारा जो मेन फ़ोकस है एमसीक्यू आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है। तो आई होप हम जो है वो उस कार्य को अच्छे से कर पा रहे हैं और आपके लिए जो है वो हेल्पफुल जो है वो साबित हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।